नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड प्रभात। आज के अंक में हम शुरू कर रहे हैं अपना संडे स्पेशल पैनल डिस्कशन। इसमें आज हम बात करेंगे प्रधान विश्वविद्यालय से जुड़ी कुछ समस्याओं के बारे में। हालांकि छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़ी कई समस्याएं हैं, लेकिन इनमें से कुछ खास समस्याओं को लेकर हम बात करेंगे, जिसे लेकर अभी फिलहाल छात्र जूझ रहे हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण समस्या है क्लस्टर सिस्टम, जिसने छात्रों को परेशान कर रखा है। छात्र आंदोलित हैं, कॉलेजों में आए दिन आंदोलन हो रहे हैं। इन सभी समस्याओं पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रधान विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र भारती, जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजीव कुमार और यूनिवर्सिटी के सीनेट और सिंडिकेट सदस्य सोनू ठाकुर जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लस्टर सिस्टम को लेकर। इसमें डॉक्टर राजेंद्र भारती जी से ये जानना चाहेंगे ये क्लस्टर सिस्टम है क्या और छात्र इसका क्यों विरोध कर रहे हैं। सर देखिए, क्लस्टर सिस्टम जो इसके बारे में जो विचार किया गया और विश्वविद्यालय में और विश्वविद्यालय के लेवल में कई सालों से हो रहा था कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे विषय थे, बहुत से ऐसे कोर्सेस थे जहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या कम थी, शिक्षक थे लेकिन उनको सही रूप में शिक्षित नहीं किया जा सकता। तो ये सोचा गया कि अगर हम एक शहर में, एक जगह में जो स्पेशलाइज्ड कॉलेज बना दिया गया जिसमें केवल उस विषय के शिक्षक हों, उस विषय के विद्यार्थी हों, जिसमें अच्छी तरह से शिक्षा दिया जा सके और एक्सपर्टाइज दिया जाए। हम लोग जब पढ़ते थे विश्वविद्यालयों में, तो अगर BA में पढ़ रहे हैं या MA में पढ़ रहे हैं तो एक विषय में कम से कम 10 या 12 शिक्षक हुआ करते थे। लेकिन आज के दिन में अगर हम देखा जाए तो महाविद्यालयों में किसी में एक शिक्षक है, किसी में 2 शिक्षक हैं, कुछ नीड बेस्ड शिक्षक हैं। इस वजह से ये सरकार ने था और हमको आज के दौर में, अगर इस समय के जो दौर है, इस दौर में हमको अपने विद्यार्थियों को, क्योंकि अब हमको कंपटीशन है प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जो हमारे आसपास बहुत से खुल गए हैं। हमारे विद्यार्थी जो गरीब होते हैं, कमजोर वर्ग के होते हैं, दूर दूर से आते हैं, उन लोगों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो बाजार में रह सके, आ सके, एम्प्लॉयबल हो पाए। उसको ध्यान में रखते हुए क्लस्टर सिस्टम रखा है। जो हमारे विश्वविद्यालय में 2 प्रकार के क्लस्टर बनाए गए हैं, 2 जगह बनाए गए हैं और दोनों बड़े शहर हैं। एक चाईबासा में बनाया गया है, दूसरा जमशेदपुर में बनाया गया है। इसमें यह देखा गया कि जिन जगह, जिस कॉलेजेज में, जिस विषय में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था, उसको स्पेशलाइज कर दिया और एक ऐसा कॉलेज बनाया गया जिसमें सभी तरह के शिक्षकों की पढ़ाई हो सके। अब मैं इसका डिटेल में जानना चाहूँ तो थोड़ा सा बता सकता हूँ। जैसे हमारे यहाँ जमशेदपुर में कोऑपरेटिव कॉलेज में सभी विषयों की पढ़ाई की गई है, लेकिन उसका मेन फोकस है साइंस पर, क्योंकि वहाँ साइंस का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले था। वहाँ बहुत पहले से साइंस की पढ़ाई होती थी और वहाँ पर शिक्षकों को उस हिसाब से रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक को दिया जाए और स्पेशलाइज्ड किया जाए। और उसी तरह से वर्कर्स कॉलेज को कॉमर्स बेस्ड बनाया गया। इसलिए बनाया गया कॉमर्स बेस्ड क्योंकि यहाँ इम्पैक्ट लगातार कॉमर्स में ज़्यादा था। ऐसी बात नहीं कि आर्ट्स और साइंस में नहीं थे, लेकिन कॉमर्स में ज़्यादा था। दूसरी बात है कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ रही थी कॉलेज में और कई तरह की समस्याएं आ रही थी। बिल्डिंग जमीन कम थी, उसके बारे में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय लगातार प्रयास कर रहा है। अभी भी प्रयासरत है कि कोई नया जमीन मिल जाए, नई जगह मिल जाए जिसमें हम लोग उसको बृहद कॉलेज बनाया जा सके। तीसरा बनाया गया महिला कॉलेज को लेकर के ग्रेजुएट कॉलेज में, जिसमें लड़कियों को केंद्रित किया गया। और चूंकि एलिएशन कॉलेज कोटा के क्षेत्र में पड़ता था, इसलिए वहाँ पर भी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों दिया गया। ये जमशेदपुर का था। उसी तरह टाटा कॉलेज चाईबासा को मेन सेंटर बनाया गया, जिसमें आर्ट्स की पढ़ाई होती है और साइंस की किया गया। दूसरे GC जैन कॉलेज वहाँ पर, उसको पहले से कॉमर्स का कॉलेज था, उसको स्पेशलाइज कॉमर्स का बनाया गया। महिला कॉलेज चाईबासा है जिसमें सिर्फ आर्ट्स को पढ़ाया जा रहा है और कॉमर्स भी दिया गया, क्योंकि BBA, BCA इन सब चीज़ों की पढ़ाई पहले से होती थी, बच्चों की, लड़कियों की स्किल्ड बनाना था। तो इस पर्पज से किया गया। रही बात दूसरी के उनको विद्यार्थियों के लिए लेकर ये जो दूसरी समस्या है उसके बारे में कि ये गलतफहमी बनी हुई है, जो भी है ये
हो सकता है हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए, हो सकता है कम्युनिकेशन बेहतर नहीं हो पाया हो, किसी भी विद्यार्थी को किसी भी कॉलेज से अभी हटाया नहीं जाना है। वो सभी विद्यार्थी जहाँ हैं वहीं पर पढ़ेंगे, उनके क्लासेस भी चलेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि एक जो समस्या आ रही थी, खास करके आपने देखा होगा सरकार ने क्लस्टर में पहली बार यूनिवर्सिटीज में पहली बार पूरे झारखंड के सभी कॉलेजेस में सीट को क्लियर किया गया है। हर विषय में कितने सीट होंगे डिक्लेयर किया गया, जो अभी तक वेट हुआ करता है। एक क्लस्टर सिस्टम से फायदा हो रहा कि बहुत से ऐसे गाँव के कॉलेज, जैसे आपके एसडी कॉलेज चांदिल था, उसमें साइंस की पढ़ाई कई सालों से हुई, लेकिन वहाँ साइंस का पद नहीं था, उसमें साइंस के पद को सैंक्शन किया। उसी तरह केएस कॉलेज सरायकेला में भी थे, तो उसमें कुछ ऐसे पद थे जो सैंक्शन नहीं थे, उनको सैंक्शन किया गया। और इस तरह से ये प्रयास किया गया कि जो शिक्षा का प्रसार हो, क्वालिटी एजुकेशन, जो कि जब हम NEP 2020 लेके चल रहे थे तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। और आज की योग में जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और फिर सरकार ने भी उस पर हम लोगों ने शुरू से लगाया। हमारे सबसे पहले कोलार विश्वविद्यालय में NEP लागू हुआ है, तो हम अपने बच्चों को उस लेवल तक ले जा पाए जिस लेवल पर जिस पर्पज से NEP लाया गया है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ये क्लस्टर सिस्टम। सर, ये ठीक है कि आपने क्लस्टर सिस्टम पर काफ़ी कुछ स्पष्ट बताया है, लेकिन क्लस्टर सिस्टम में जैसे मान लीजिए कि अगर कोऑपरेटिव कॉलेज को बनाया गया है सेंटर और काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे एलिवेशन कॉलेज आया करते थे पढ़ने के लिए, तो उन बच्चों को जो परेशानी होगी तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है? इसके अलावा NEP आपने सबसे पहले अडॉप्ट किया, तो NEP में सिलेबस के अनुसार उस तरह के शिक्षक हैं कि नहीं, उसमें कई विषयों को जोड़ा गया है, तो उन विषयों के अनुसार शिक्षकों का यहाँ अपॉइंटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, उसको किस तरह से तैयार कराया जा रहा है, इंटर्नशिप को मैंने किस तरह से इंटर्नशिप के लिए बच्चों को तैयार किया जा रहा है? उसके लिए अभी फिलहाल चूँकि हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और उसी पर प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से NEP के तहत इंटर्नशिप किया जाए, इसीलिए हम लोगों ने विश्वविद्यालय और सरकार ने यह प्रयास किया कि इसको किया जाए। रही बात है जो बच्चे सुदूर आने जाने के लिए, अभी UGC ने गाइडलाइन जारी किया है जिसमें हर एक शिक्षक को अपना कुछ कंटेंट कंटेंट में देना पड़ेगा, जिसको समझ हमको डालना पड़ेगा, जिसमें विद्यार्थी हर शिक्षक की जिम्मेवारी बन रही है कि उसने अपने शिक्षक को सरकार की तरफ से गाइडलाइन, UGC का गाइडलाइन है, तो उसको कंटेंट के रूप में देंगे। दूसरी चीज़ है कि बच्चों को जैसे MDC का प्रश्न आ रहा था बच्चों का, इन चीज़ों का, उनके लिए शिक्षकों को जाएंगे पढ़ाने, जहाँ पर अगर नहीं भी है तो वहाँ पर शिक्षकों को जाएंगे। ये चर्चा हुई है, अभी इस पर बेहद रूप से चर्चा वाइस चांसलर्स की मीटिंग है आगामी 20, 21 और 22 तारीख को रांची में, जिसमें पूरे विश्वविद्यालय के जितने भी वाइस चांसलर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, डीन्स हैं, उनके साथ एक लंबा 2 दिन का सेमिनार है जिसमें इस पर और भी जो कमियां हैं, ऐसा नहीं है कि जो हमने सिस्टम सरकार ने बनाई है और सरकार ने वो बंद हो गया है, ओपन होता है। और डेमोक्रेसी में हर चीज़ परिवर्तनशील होती है, जैसे हम संविधान में भी देखते हैं, संविधान में जब जरूरत पड़ती है ऑब्सोल्यूट तो हम चेंज ही करते हैं, तो ये अगर जरूरत पड़ेगी तो उसमें चेंज की कोई हाल नहीं। ठीक है, ये परिवर्तन की बात है, लेकिन जमशेदपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में तो मैंने अब कॉमर्स के अलावा साइंस और आर्ट्स का एडमिशन ही बंद कर दिया गया है, इसको लेकर के छात्रों में काफ़ी मैंने नाराजगी है। उसमें जो उसमें 1-2 और समस्या है, ऐसा नहीं है कि अभी उसको परमानेंट बंद कर दिया गया है। फिलहाल अभी वर्कर्स कॉलेज की जो है प्राचार्य के साथ में ही बैठे हुए हैं, हम लोगों की चर्चा भी हुई थी जब शिक्षा सचिव आए हुए थे, और हमारे यहाँ हम लगता है 2 साल पहले वहाँ बिल्डिंग का धीरे धीरे टूट रहा था, एक टीम बनी थी जिसमें उसकी मेडल था उस समय, और हम लोगों ने जांच करके सरकार को एक प्रतिवेदन दिया था कि इस महाविद्यालय जो बहुत पुराना है इसको तोड़ करके बेहतर सुंदर बनाया जा सके। चूँकि जमीन की समस्या है, वर्टिकल बनाना है, और इस पर चर्चा हुई थी हम लोगों की, तो उसमें अभी स्टेज वाइज किया जाए। टीम ने वहाँ निरीक्षण भी किया था। हाँ, उसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार की टीम आई है, वो डिसाइड हो गया है। जल्दी हमको लगता है 15-1 महीना के भीतर उसका पूरा डिटेल आ जाएगा, जो प्रिंसिपल साहब को दिया जाएगा, हमारे पास हो जाएगा, विश्वविद्यालय हो जाएगा, और हम लोग उसको जैसे ही अप्रूव करेंगे तो उसकी फेज वाइज काम शुरू होगा।
फर्स्ट फेज में एक बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा, उन विद्यार्थियों को शिफ्ट किया जाएगा दूसरे बिल्डिंग में। इसलिए अभी फिलहाल के रूप में इसको दिया गया। अगर जरूरत पड़े, अगर जमीन बढ़ जाएगी तो उसको हम लोग भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसलिए रखा गया था कि कॉमर्स तो है, एक फैकल्टी है, छोटा फैकल्टी है, छोटा नहीं है, कई कोर्सेज भी दिए गए हैं उसमें। अगर आप उसकी पूरी डिटेल में जाएंगे तो उसमें कॉमर्स के साथ सर्टिफिकेट कोर्सेज डाल दिए गए हैं, BBA को डाला गया है, BA, BCom, BA को डाला गया है, कई प्रोफेशनल कोर्सेज डाले गए हैं। तो इस वजह से कोशिश किया गया है। यहाँ की बात है बच्चों के बारे में, कुछ बच्चों के नए एडमिशन नहीं हो पाएंगे इसमें कुछ विषयों में। बीएड डाला गया है सर, तो बीएड की मान्यता एनसीटी से लेनी पड़ती है। जी, तो क्या वर्कर्स कॉलेज को है इसके? नहीं, अभी तो हम लोग इसको सैंक्शन किए पहली बार। ये जब गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा तो प्रक्रिया में जाएगी। और इसी तरह से लॉ कॉलेज, जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज में भी LLM की पढ़ाई कर दी गई है, जबकि उसके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपना भी मूव कोर्ट है। नहीं, वो ये जो आप बोल रहे हैं अभी LLB की भी माने उसके पास जो है अस्थायी मान्यता नहीं है। नहीं, चल रहा है प्रक्रिया, क्योंकि पहले इसलिए नहीं मिल पा रहे थे कि कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज इंडिविजुअल अपना कंस्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं था, तो सरकार ने उसे कंस्टिट्यूएंट कॉलेज घोषित कर दिया विश्वविद्यालय का। उसके बाद चूंकि LLM तक की पढ़ाई करनी थी, मांग बहुत दिन से चल रही थी। हमारे माननीय सिंडिकेट सदस्य लोग भी हैं, राजवीर कुदरा है, सोनू जी भी है, सिंडिकेट सदस्य राजेश शुक्ला जी भी हैं, उन लोगों ने कई बार ये रखा कि उनको LLM की पढ़ाई चाहिए। तो उन चीज़ को ध्यान में रख एक नई बिल्डिंग बन रही है LLB की, और उसको सरकार बना रही है, तो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और पद को सैंक्शन कर दिया गया। पहली जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम किसी कोर्स को चलाएंगे तो हमको पद सृजित करना पड़ेगा कि शिक्षक उसमें आके पढ़ाएं। तो उस प्रक्रिया में राज्य सरकार जा रही है यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बनाने के लिए, जल्दी ही हो जाएगा। और आशा है, जैसा चल रहा है कि जल्दी ही नए शिक्षकों की भर्ती, अभी जेल का एग्जामिनेशन खत्म हुआ है अप्रैल में, और उस आधार पर नए शिक्षकों की भर्ती होगी और फिर ये चीज़ें धीरे-धीरे। लेकिन ये सही बात है कि जब कोई चीज़ें लाया जाता है, जब चेंजेज लाया जाता है, तो थोड़ी सी चीज़ें आती है। आदमी अब पानी अगर रुका हुआ है, उसमें अगर हम दमकल डालते हैं तो रिपल होता ही है। तो एक रिपल है, रिपल होना भी जरूरी चाहिए, क्योंकि वो फीडबैक देता है। अगर हमको समाज भी तो फीडबैक देता है, विद्यार्थी तो हमारे होते हैं, उनके फीडबैक को लेकर के नेक्स्ट जब हम लोग की मीटिंग होने वाली है हमारे विश्वविद्यालय की, और इसके पहले जिस दिन लागू किया गया उसके बाद भी हम लोगों ने जब अध्ययन किया तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत कमियां दिखाई पड़ रही थी। उसके लेकर के विश्वविद्यालय ने तुरंत इनिशिएटिव लिया और पूरे महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ, विश्वविद्यालय के शिक्षकों के साथ, हेड्स के साथ मीटिंग की, और उसमें जो जो चीज़ें हैं उसका डेटाबेस बनाया गया है और हम लोग उसको समर्पित करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जब ये डिस्कशन होगी तो इस पर कहीं ना कहीं चीज़ें आएंगी, और प्रयास यही है कि इस शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। ये प्रयास है विश्वविद्यालय से। अभी राजेंद्र भारती सर ने बताया कि वर्कर्स कॉलेज में पूरी तरह से एडमिशन नहीं रोका गया है आर्ट्स और साइंस में। संभावना है कि आगामी दिनों में ये एडमिशन शुरू हो सकता है, लेकिन इस पर प्राचार्य वर्कर्स कॉलेज डॉक्टर राजीव कुमार क्या बताते हैं, इनसे भी जरा हम जानते हैं। धन्यवाद आनंद जी। हम लोग स्वागत करते हैं NEP का। देश में बहुत लंबे समय के बाद में एक समग्र एजुकेशन पॉलिसी बनी है, जिसमें कई चीज़ों को विकसित भारत को देखते हुए हम कैसे आगे बढ़ें, उसके लिए शिक्षा की नीति और शिक्षा कैसा हो उसके लिए प्रयास चल रहे हैं। राज्य सरकार ने भी काफ़ी मेहनत की है, और इस मेहनत के अंतर्गत में कई ब्लॉक्स में जो झारखंड और कोल्हान के भी हम देख पा रहे हैं कि कई ऐसे सुदूर ब्लॉक्स हैं जहाँ पर शिक्षा नहीं थी, महाविद्यालय नहीं थे, वहाँ पर महाविद्यालय खोले जाए हैं। इसका हम स्वागत करते हैं। पर ऐसे सुदूर जगहों पर भी बोड़ाम में महाविद्यालय ला रहे हैं, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, ऐसे कई जगह, चकुलिया में महाविद्यालय आ रही, पर उन सारे जगहों पर जैसे बहरागोड़ा हो, घाटशिला हो, चांडिल और सभी जगहों पर जो महाविद्यालय आ रहे हैं, साथ साथ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों फैकल्टीज चलाए जा रहे हैं।
ये देखते हुए कि वहाँ के बच्चों को नजदीक में ही शिक्षा मिल पाए, बहुत स्वागत योग्य है। पर उसी परिप्रेक्ष्य में जब हम 2022 जो अपने महाविद्यालय प्रधान विश्वविद्यालय के अंतर्गत है, तो जब आता है जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज, तो 1959 से चला आ रहा है। इतनी बड़ी संख्या वाला यह क्षेत्र, घनत्व वाला, जहाँ पर आदिवासी, दलित और माइनॉरिटी के बहुत बड़े बच्चे, गरीब बच्चे रहते हैं, उनका एकमात्र सरकारी महाविद्यालय जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज है, जहाँ लंबे समय से तीनों ही साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही थी। पर ये जो संकल्प आया, तो इसमें हम जब देखते हैं तो वर्कर्स कॉलेज से पता नहीं कुछ क्या हुआ, हमारे यहाँ से कला और साइंस की पढ़ाई बंद कर दी गई, जिसको लेकर के काफ़ी अभिभावकों में, छात्रों में रोष भी है, दुख है, और वो लोग आंदोलन कर रहे हैं कि भाई इतने बड़े क्षेत्र में बच्चे जाएंगे कहाँ। हमने प्रयास भी किया, वाइस चांसलर महोदया ने एक बैठक भी ली थी ऑनलाइन, तो उसमें हम लोगों ने अपने विषय को बताया नहीं कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और परसों ही हमारे यहाँ पर प्रधान सचिव हायर एजुकेशन टेक्निकल अपने माननीय रोहिल राहुल परवार जी आए थे, उनके साथ में बातचीत हुई। हमारे पास में 50 क्लासरूम्स हैं, 3 ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो हम लोगों ने उनसे यही आग्रह किया कि बच्चों को के मांग को देखते हुए, अभिभावकों को मांग को देखते हुए, कि जैसा आपने कोऑपरेटिव कॉलेज में सभी चीज़ें दी है, आपने एबीएम कॉलेज में जो चला आ रहा था कॉमर्स और आर्ट्स, आपने वैसा ही रखा। एलबीएसएम कॉलेज में सारी के सारी चीज़ें रख रहे हैं। बरागुड़ा में आपने साइंस की पढ़ाई चालू करवा दी, कर रहे हैं। घाटशिला में जो छोटे बड़े विषय थे, वहाँ पर भी आपने चालू कर रखा है। तो हम लोगों का यही कहना है कि सरकार इस पर ध्यान दे। इतने बड़े क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र के बच्चों कहाँ जाएंगे? चला चला कॉलेज है, उन्होंने बताया भी कि हम एक बार में कॉलेज को नहीं तोड़ने वाले हैं। उसके ABC 3 ब्लॉक्स हैं, आपके पुराने बिल्डिंग को तोड़ेंगे। उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि हम उन बचे हुए भवनों में हम बच्चों को समाहित कर लेंगे, पढ़ाई चालू हो सकती है। जहाँ तक साइंस की विषय है, हमारे यहाँ पर एवरेज हर एक सब्जेक्ट में 20-20 बच्चे हैं, 80, और 4 साल होने पर 320 बच्चे होंगे। उनका माइनर, मेजर और MDC ले लिया जाए तो बहुत बड़ी संख्या में, उनके जो CGPA 75 पॉइंट्स के जो CGPA है, उसके अंतर्गत में शिक्षकों की अगर आवश्यकता देखी जाए, हमारे यहाँ पर केमिस्ट्री में, जियोलॉजी में, बॉटनी में, मैथ में एक है भी तो सिर्फ सप्ताह में 1 दिन के लिए है। फिजिक्स में 2-2.5 टीचर हैं। अगर हम देखा जाए उन सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए तो अच्छी संख्या में सैंक्शन पोस्ट है। अगर सरकार शिक्षक देते तो हम गुणवत्तापूर्ण और बढ़िया शिक्षा आर्ट्स साइंस कॉमर्स में देने में सक्षम है। एक चीज जो अभी देखने को आया कि जो सरकार ने रिस्ट्रक्चरिंग करने का काम किया है, इसके अंतर्गत में कोऑपरेटिव कॉलेज में जहां फिजिक्स में 12, 13, 11 सैंक्शन पोस्ट थे, वहां से हटा करके अब सिर्फ और सिर्फ 4 पोस्ट कर दिए गए। केमिस्ट्री में 4, लाइफ साइंस, जियोलॉजी, बॉटनी में जहां पर कुल मिलाकर हमें लगता है कि 15-16 जगह थी शिक्षकों का, वहां पर घटा करके उसमें 2-2 कर दिए गए। मुझे लगता है ये अपर्याप्त है। अगर फिजिक्स में 4 शिक्षक हैं, केमिस्ट्री में 7 शिक्षक हैं, जितनी उनके CGPA है उसके अंतर्गत में अगर मेजर, माइनर और MDC पढ़ाई जाए तो कम से कम 10-10 शिक्षकों का जरूरत अनिवार्य रूप से पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जेट का एग्जाम हो रहा है, शिक्षक आएंगे, पर ये जो घटा दी गई है जगह,
सैंक्शन पोस्ट, वो मुझे लगता है अपर्याप्त है। और मैंने उनसे भी कहा, यूनिवर्सिटी में भी कहा, और अपने प्रधान सचिव जो है उनकी पूरी टीम के साथ में हमने कहा कि मानगो को आप जमशेदपुर से अलग करके देखिए। जैसे करंडी है, जैसे बहरागोड़ा है, घाटशिला है, चांडिल है, जैसे सरायकेला है, उसी की तरह हमें भी मानगो को देखें। ये बड़े जगह पर, बड़ी जनसंख्या वाले जगह के लिए वहाँ पर सभी सब्जेक्ट के बच्चे पढ़ाई होनी चाहिए। मैं स्वागत करता हूँ उनके कि स्पेशलाइज पढ़ाई होनी चाहिए, ताकि अच्छे बच्चे पढ़ करके अच्छे करके जाए। ये हो, पर सिर्फ इसके नाम पर, क्लस्टराइजेशन के नाम पर, सिर्फ और सिर्फ जमशेदपुर में हम पाते हैं मानगो के वर्कर्स कॉलेज से ही विज्ञान और कला विषय को हटा दी गई इस साल के एडमिशन से। ठीक है, बच्चे रहेंगे, बच्चे को पढ़ाने के लिए वहाँ शिक्षक की पोस्ट नहीं रहेगी, कि वो लोग दूसरे कॉलेज में जाएंगे, वहाँ से डेपुटेशन में वो यहाँ पर पढ़ाएंगे या कोई और व्यवस्था की जाएगी। पर मुझे लगता है ये छात्रों के हित में पूर्णता नहीं है। सैंक्शन पोस्ट होने चाहिए और हमें और मौका बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने का मौका मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि मानगो के वर्कर्स कॉलेज में भी अन्य जगहों की तरह सभी चीज़ों की पढ़ाई, हमारे यहाँ आर्ट्स अगर देख लिया जाए तो आर्ट्स में हमारे यहाँ कम से कम 600 से 700 बच्चे एडमिशन लेते हैं। मुझे लगता है कि ग्रेजुएट और एबीएम से ज़्यादा बच्चे हमारे पास में हैं, इसलिए वहाँ पढ़ाई, वहाँ के बच्चे जाएंगे कैसे? इतने गरीब है, वो पैदल चल करके हमारे वर्कर्स कॉलेज में आते हैं। घाटशिला, ये मानगो के क्षेत्र के बच्चे, पटंगा और बोड़ाम के बच्चे, इतने बड़े क्षेत्र, चांदी से 10 किलोमीटर इधर और घाटशिला से 20 किलोमीटर इधर, मतलब 30-30, 40-40 किलोमीटर के बच्चे मानगो आते हैं, क्योंकि उनको वर्कर्स कॉलेज सबसे सुगम पड़ता है, क्योंकि टेम्पो और बस हमारे कॉलेज से 100-125 मीटर की दूरी पर रुकती है। जो व्यवस्था न कि हमारे कोऑपरेटिव कॉलेज में भी है। इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए आने वाले समय पर, जैसा सरकार ने कहा है कि बिल्डिंग बन जाए, तो जल्दी से जल्दी ये सब चीज़ें लौट करके आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और इस काल में मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए, एक बार जब बैठक हो रही है हायर एजुकेशन, तो इस पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं छोटी सी चीज़ें अगर दे देने से अच्छा होता है, तो मुझे लगता है वर्कर्स कॉलेज का भी अच्छा होगा। कुल मिलाकर ये मैंने छात्र, शिक्षक और कर्मचारी तीनों के लिए ये मैंने परेशानी का सबब निश्चित होगा। अगर हमारे आर्ट्स में एडमिशन्स नहीं होंगे, साइंस में एडमिशन्स नहीं होंगे, तो उस क्षेत्र के बच्चों को ग्रेजुएट कॉलेज एलबीएसएम, ज्योग्राफी दे दिया गया एलबीएसएम में, हमारे यहाँ पर 80-80 बच्चे एडमिशन्स लेते हैं। तो ऐसे बच्चे एलबीएसएम जाना, जिनके घर में इतने पैसे नहीं है, उनके अभिभावक 100 रुपया देंगे तब तो वो बच्चे जाएंगे और आएंगे घर। तो मुझे लगता है कि कठिनाइयाँ तो जरूर है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अगर आर्ट्स और कॉमर्स को, आर्ट्स और साइंस को बंद किया जा रहा है कुछ सालों के लिए भी, तो वो भी उनको सोच करके वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए वर्कर्स कॉलेज में इसी साल से जो फिर से सोचते हुए इसको लागू करना चाहिए। सोनू जी, इस पर क्या बोलेंगे आप? पहले तो झारखंड प्रभात के पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई है, आनंद भैया को बधाई है, क्योंकि इस ज्वलंत मुद्दा को आपने उठाया है। लगातार जो क्लस्टर सिस्टम के विषय को उठा रही है इस पूरे झारखंड, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सरकार की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था ठीक से नहीं होने के कारण उसे आपाधापी में लागू किया है, जिसके कारण आज स्थिति ये हो गई कि छात्रों को जो कैंपस और क्लास में होना चाहिए, वो आज रोज सदन और मंत्री और विधायक और सचिव को घेरने में लगे हुए। अब छात्र को अपने अधिकार के लिए, पढ़ने के लिए भी क्या अपने आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ेगी? ठीक है, आंदोलन तो आवश्यकता है,
लेकिन ये जो परिस्थितियां बन रही है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार जो है उसको सही से रीड नहीं करी और सरकार को भी इसकी जानकारी नहीं। मुझे लगता है माननीय जो विधायक है उनको भी इस विषय में जब जानकारी दिया गया, जब वो उच्च शिक्षा के जो उदित्य कुमार सोनू जी जो शिक्षा मंत्री है उनसे जब बात की, उनको भी इसकी जानकारी टोटली नहीं है। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें देखता हूँ और क्या हो। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो सचिव जो राजस्थान से आए, मुझे लगता है क्लस्टर सिस्टम अपने राजस्थान में लागू नहीं करा पाए और वो चाहते हैं कि झारखंड जैसे सुदूर क्षेत्र में आप अपने आप को दिल्ली यूनिवर्सिटी के तर्ज पे, उनको लगता है कि यहाँ विश्वविद्यालय को दिल्ली यूनिवर्सिटी बना दें। आज सबसे पहली समस्या है कि बुरहान विश्वविद्यालय को व्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर से परिपूर्ण करना है। उसके बाद जब लगता है कि टीचरों से कर्मचारी, आज शिक्षकों की कमी है, आज नॉन टीचिंग की कमी है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, आज इतनी कमी होने के बावजूद भी और इतनी बड़ी जो एक निर्णय है सरकार ने लिया है, तो मुझे लगता है कि पहले सबको सुदृढ़ कर लेना चाहिए और उसके बाद जब छात्र इस पे परिपूर्ण हो जाए कि हाँ इस सिस्टम को, क्लस्टर सिस्टम अच्छी सिस्टम है, बड़े बड़े महानगरों में, बड़े बड़े विश्वविद्यालय में ये सिस्टम है क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है। आज यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये सिस्टम लागू करना कहीं ना कहीं छात्रों के लिए, छात्रों के हित में नहीं होगा। इसलिए पहले सिस्टम को समझा जाए, सिस्टम को अच्छी तरह सुदृढ़ किया जाए। विश्वविद्यालय में चर्चा लगातार, हमारी जो कुलपति महोदया है इस पर चर्चा कर रही है, लगातार प्राचार्यों के साथ ऑनलाइन बैठक, वर्चुअल बैठक, सरकार के साथ एक बैठक, और इस विषय पे राजभवन भी गंभीर है। राजभवन भी इस विषय पे लगातार वाइस चांसलरों के साथ बैठक शायद आने वाले समय में होना है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय को भी इस विषय में एक एक बारीकियां बतानी चाहिए, कमियां बतानी चाहिए ताकि छात्र परेशान ना हो। आज जो माइनर सब्जेक्ट और मेजर सब्जेक्ट की बात हो रही है, माइनर सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट के लिए हम कहीं और पढ़े, माइनर सब्जेक्ट के लिए कहीं और से लोग आए या हमको कहीं और जाना पड़े, ये मुझे लगता है कि एक कैंपस से दूसरे कैंपस में ये ठीक नहीं रहेगा। दूसरी चीज है जो वर्कर्स कॉलेज की बात मैं लगातार देख रहा हूँ कि वर्कर्स कॉलेज में लगभग छात्र जो है पढ़ने आते हैं वो आंदोलनरत है। तो मैं बता देना चाहिए कि वर्कर्स कॉलेज जो है मानगो का एक क्षेत्र मत देखिए, उसे बुढ़ान, पटंगा, घाटशिला से इधर 25 किलोमीटर के लोग बच्चे आते हैं और मैं उस क्षेत्र में जाता हूँ, मैं परिषद में था, मैं प्रवास करता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या स्थिति है। शहर में तो हम लोग को बाइक है, कार है, टेम्पो है, तो हम लोग उससे आ सकते हैं। कमोवेश एविएशन कॉलेज की भी यही स्थिति है। पोटका से लोग आते हैं, हाथा से लोग आते हैं। तो ये स्थिति जब बन रही है तो छात्रों की भी सुविधा को हम लोग देखना पड़ेगा। जब मैं कोऑपरेटिव कॉलेज में पढ़ रहा था तो मैं देखता था कि छात्र आने की संख्या बहुत कम थी। तो जब मैं उसके पीछे एनालिसिस किया तो मुझे मालूम चला कि यातायात उसके बहुत बड़ा सा ये है कि यातायात नहीं होने के कारण छात्र नहीं आ पाते हैं। अच्छा, यातायात के कारण अगर लोग आते भी तो उसमें पैसा ज़्यादा लगता है। तो हमने कई सांसदों से, विधायकों से मैंने बस का डिमांड किया था, विश्वविद्यालय से डिमांड किया था कि बस सुविधा या टेम्पो सुविधा दिया जाए। तो उस समय चालू भी हुआ था, उसके बाद फिर लगातार फिर घटने लगी संख्या। तो ये स्थिति है। तो छात्र कैंपस में कैसा है, मैंने सीनेट बैठक में भी यही विषय कहा कि सब चीज पे चर्चा होती है, लेकिन जो विश्वविद्यालय का, महाविद्यालयों की मूल धारणा है, स्टूडेंट, पढ़ाई, शिक्षा, उससे कहीं ना कहीं हम लोग दूर होते जा रहे हैं। छात्र कैंपस में नजर नहीं आ रहे हैं। इसका क्या कारण है, इस विषय पर एनालिसिस करने के लिए और मैंने कुलपति महोदया से मैंने भी किया कि इस पे टीम बननी चाहिए जो रिसर्च करे कि छात्र, स्टूडेंट क्यों नहीं आ पाते, कॉलेज कैंपसों में, महाविद्यालयों में, पीजी सेंटर में क्यों नहीं आ पाते। आखिर आने का कारण होना चाहिए। और प्राइवेट विश्वविद्यालयों में, प्राइवेट महाविद्यालयों में छात्र की संख्या क्यों बढ़ रही है, तो इस पर भी एक विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि लोग का अपना इंटरेस्ट रहता है, जिसके पास पैसे है वो प्राइवेट कॉलेज में अच्छी शिक्षा लेंगे, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में कि जो गरीब है वो अच्छी शिक्षा नहीं ले सकते। इस पर भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। इसलिए क्लस्टर सिस्टम अच्छी व्यवस्था है, लेकिन आप दिल्ली विश्वविद्यालय के तर्ज पर अगर बात करेंगे तो आपको दिल्ली विश्वविद्यालय से इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देना पड़ेगा। आपने चर्चा की चांसलर पोर्टल की, कई वर्षों से यहाँ चांसलर पोर्टल चल रहा है, लेकिन क्या ग्रामीण क्षेत्रों तक अभी भी
बच्चों तक इसका लाभ पहुंचता है क्या? ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अभी भी इसको सही तरह से उपयोग में ला रहे हैं? बहुत अच्छा आपने विषय उठाया। चांसलर पोर्टल शहर में तो अब चल जाता है, आप कहीं भी जाके 20 रुपये 50 रुपये दे करके, या कॉलेज में हम लोग व्यवस्था कर, जब हम लोग छात्र यूनियन में थे, छात्र संगठन में थे, तो हमने कॉलेज कैंपस में वो कंप्यूटर रख करके और इसको रख करके भराने का काम किया कम व्यवस्था में। लेकिन आप सोचिए कि आज ये चांसलर पोर्टल के कारण जो स्टूडेंट अपने गांव से निकल के टोली तक जाते होंगे, तो कहीं ना कहीं उनको कैसे उनको पैसा का उनका उपयोग लोग करता होगा, कैसे उनका दुरुपयोग करता होगा। जहाँ 50 रुपये लेना वहाँ 100 रुपये लेता होगा। और लोग पढ़ाने के लिए गांव में भी इतने बच्चों को इच्छुक है कि वो अपने आप को बेच देते हैं, मजदूरी कर लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग अग्रसर होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि चांसलर पोर्टल की जो सुविधा है, कई बार ऐसा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे फोन करते हैं कि मेरा फॉर्म नहीं भरा पाया, नेटवर्क नहीं होने के कारण फॉर्म नहीं भरा पाया। तो उसके कारण कई बार हम लोगों ने विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों से चांसलर पोर्टल को आगे भी बढ़वाया, टाइम लिया उनसे, फिर उनका फॉर्म भराया। लेकिन ये समस्या लगातार आती है, कभी ना कभी 2 लोग 5 लोग छूट ही जा रहे हैं विश्वविद्यालय में। तो चांसलर पोर्टल की सुविधा शहर में ठीक है, लेकिन ग्रामीण की जो व्यवस्था है वो उसको ठीक करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है चांसलर पोर्टल के साथ जो लोग छूट जाए उसको ऑफलाइन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, आप सीनेट से हैं, प्राचार्य हैं, पदाधिकारी हैं विश्वविद्यालय में, आप तीनों लोगों से मैं ये जानना चाहूँगा कि कोरोना काल में तो हालांकि कॉपी जांचने की, परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के लिए ये अनुमति दी गई थी कि घर में ले जाकर इसकी जांच की जा सके। लेकिन उसके बाद भी अब भी जो है कॉपियों की जांच घर में ले जाकर की जाती है। इसके लिए माने इवैल्यूएशन सेंटर नहीं बनाए जा रहे हैं, और उल्टे जो है यहाँ तक कि छात्रों शिक्षकों से जो मूल्यांकन करते हैं कॉपियों की, उनसे TDS तक काटा जा रहा है। इस पर आनंद जी, आपका जवाब प्रश्न सही है। ये सही बात है कि पिछले कई एग्जाम्स में हम लोगों ने विश्वविद्यालय में शिक्षकों को कहा था कि आप घर पर ले जाके कॉपी वेट कीजिए। अब नहीं किया जा रहा है, और आपको बता दें कि हम लोगों ने अभी, और जब से हमारे वाइस चांसलर महोदय आई हैं, तब से ये प्रयास किया जा रहा है कि सेशन को ठीक किया जाए। और अभी बीएड का हम लोगों ने 3 दिन में रिजल्ट निकाला है, 3 दिन में कॉपी इवैल्यूएट सब सेंट्रलाइज होगा। बीएड का आज तक कभी विश्वविद्यालय में सेंट्रलाइज इवैल्यूएशन नहीं हुआ था, इस बार हम लोगों ने सेंट्रलाइज इवैल्यूएशन कराया है। रिजल्ट आपको दे रहे थे, हम लोग बच्चों से, हमारे पास आए थे बच्चे और बोले थे कि हमारा फॉर्म भरना है, परेशानी हो रही है। हम लोगों को बोले थे कि हम 15 तक रिजल्ट निकालते हैं, हम लोगों ने 13 को रिजल्ट निकाल दिया। कितने बच्चे हैं सर? बीएड में लगभग सभी कॉलेज में 250 से करीब, हर कॉलेज में 100 बीटेक है, वो जितने भी कॉलेजेस हैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे, वो परीक्षा विभाग बता पाएगा, लेकिन रिजल्ट हम लोग निकाल दिया। रही बात आपको बताते हुए हमको विश्वविद्यालय की तरफ से कि हम लोग सेमेस्टर 6 का एग्जाम अभी खत्म हुआ, उसका सेंट्रलाइज इवैल्यूएशन करेंट सिटी कॉलेज में शुरू करा है, जिस एग्जाम खत्म हुआ है, तो ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। सेमेस्टर 6 का तो सर बनता है, लेकिन बाकी सेमेस्टर का नहीं, सभी सेमेस्टर का सेंट्रलाइज ही इवैल्यूएशन होगा, ये डिसाइडेड हो गया है। जो कि चांसलर साहब के साथ जब मीटिंग हुई थी वाइस चांसलर महोदय का और हमारे रजिस्ट्रार और सभी ऑफिसर्स का, उसमें डिसाइड किया गया था कि इसको सेंट्रलाइज ही कराया जाए। तो सेंट्रलाइज इवैल्यूएशन जब से डायरेक्टिव आया है, तब से हम लोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक रिम्यूनरेशन देने की समस्या रही है, वो रिम्यूनरेशन को अपडेट किया जा रहा है, जो भी शिक्षक कोई कार्य कर रहे हैं। हाँ, ये सही बात है कि पिछले, चूँकि हमारे विश्वविद्यालय में 2 साल तक लगातार रेगुलर वाइस चांसलर नहीं थे, कई चीज़ों के लिए इन्फॉर्मेशन लेना पड़ता था, इसलिए वो समस्या थी, लेकिन अब वो नहीं है। रही बात जो सुनील जी प्रश्न को उठाया था ग्रामीण क्षेत्र में चांसलर पोर्टल का, चांसलर पोर्टल इसलिए रखा गया था कि बच्चों को सुविधा हो पाए। राज्य सरकार ने मेरे एक सभी महाविद्यालयों में स्टूडेंट रिसोर्स सेंटर खोला, वो उसमें सबका अलॉट किया गया, और वहाँ कहा गया कि बच्चों को आप जा करके वो फॉर्म भरेंगे, मिनिमम जो भी हो सकता है उस रेट पर उनका प्रिंट आउट निकालना, उनके सहयोग देना, और हम लोग जो कि विश्वविद्यालय में आया हुआ है और उसकी मॉनिटर भी करते हैं कि ये चीज़ें होती हैं। तो धीरे धीरे प्रयास हो रहा है, और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में जहाँ भी जैसे अभी हमारे सहयोगी और
इसी बीच हमने सोनू जी ने कहा कि जब जब ऐसी आती है, जब भी हम लोगों को कहा जाता है, या क्योंकि विश्वविद्यालय बेसिकली विद्यार्थी, तो विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों की सुविधा को हम लोग ध्यान में रखते हैं, और जब भी रहा है हम लोग प्रयास करते हैं। इसी वजह से कभी कभी अन्यथा नहीं लेना चाहिए, इसी वजह से हमारे एग्जामिनेशन कराने में और आपको बच्चों के ध्यान में रखते हुए, उनके टेक को लेते हुए हमको रजिस्ट्रेशन लेट होता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन खत्म होता है, उस पर हम ही लोग को सुनना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमारे नज़र में विद्यार्थी इंपॉर्टेंट है और हम लोग प्रयास करते हैं। अब धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, कई और चीज़ें किया जा रहा है विश्वविद्यालय, जैसे मैडम ने एक मैडम हमारे ज्वाइन की हैं, तब से रोज इन चीज़ों पर किस तरह से किया जाए, कैसे किया जाए, उस पर चीज़ें चर्चाएँ हो रही हैं। महाविद्यालयों के प्रिंसिपल्स के साथ भी चर्चाएँ करती रहती हैं मैडम में, और हम लोग कर रहे हैं, तो प्रयास कर रहे हैं। निकट भविष्य में भी तो एक साथ हुआ है मैडम, आप एक साल के भीतर देखिएगा बहुत से चेंजेस दिखाई पड़ेंगे, जो क्लस्टर सिस्टम की जो आज जिस पर लेके इतनी समस्या लगी है, आपको आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह सिस्टम जब होगा, और खास करके हमारे विद्यार्थी जब निकलेंगे, मैं फुल फ्लेज समय तो लगता ही है किसी भी चीज़ को करने में, लेकिन जब ये होगा तो आप क्वालिटी एजुकेशन के बारे में, जो हमारे पीछे एक ज़माने में कोऑपरेटिव कॉलेज, एक ज़माने में यहाँ से बच्चे निकलते थे, वो गौरव जमशेदपुर के महाविद्यालयों का गौरव लौट के आएगा, ये पूरा विश्वास है। और उसमें हमारे शिक्षक जो है, हमारे ये सच्चाई है कि हमारे यहाँ जो हमारे विश्वविद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं, जो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, मैक्सिमम शिक्षक हमारा PhD की में, कई ऐसे हैं जिनका पेपर्स निकलता है, और सब ई कंटेंट में चर्चा हो रही है। जल्दी ई कंटेंट हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं विश्वविद्यालय की तरफ से, और ई कंटेंट भी जाएगा, कई बार आ रहा है, तो बच्चों के प्रयास किया जा रहा है। कुछ शुरुआती दौर में जैसे जी वर्कर्स कॉलेज को लेकर ये ध्यान में है, इसीलिए विश्वविद्यालय में कई चला, हम लोग भी उस पर बहुत चर्चा किए थे, और चीज़ों में जहाँ जहाँ कुछ टैको लीडर है, एक बात आ रही है कुरमाली विषय को लेकर के, जहाँ सैंक्शन दिखाया गया है कुरमाली में, लेकिन भीतर सैंक्शन दिखा रहे हैं मुंडारी में, इन सब चीज़ों को हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन बन रहा है, और सब कुछ ले करके विश्वविद्यालय के पदाधिकारी हमारे जितने हैं तो जाएंगे, और निकट भविष्य जब देखेंगे, तो जब नया सेशन शुरू होगा जुलाई से, तो एक नए तरह से होगा, और समय पर परीक्षा, समय पर एग्जाम, एडमिशन, समय पर रिजल्ट, ये सब का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बच्चों का भविष्य हमारे ही बच्चे, उन्हीं के लिए तो हम हैं, अगर वो नहीं है तो हम नहीं हैं, ये हम लोग के साथ है। और हमारे जितने भी प्राचार्य लोग हैं, सहयोगी शिक्षक हैं, विश्वविद्यालय के जितने भी लोग हैं, सब लगे हुए हैं, और आप लोगों का और समाज का सहयोग मिलेगा, तो निश्चित कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि बुरहान विश्वविद्यालय अपने आप को स्थापित करेगा, जो सबसे कम समय में B ग्रेड पाने वाला विश्वविद्यालय है। निकट भविष्य में मैडम हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको A ग्रेड तक ले जाए। B ग्रेड पाने में भी तो विश्वविद्यालय को दोबारा जो है, हाँ जाना, लेकिन आप ये सोच लीजिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो विश्वविद्यालय ने लिया। जिस समय कोई विश्वविद्यालय इस चैलेंज को नहीं ले रहा था, उस समय कोल्हान विश्वविद्यालय ने लिया। ये धरती जो कोल्हान की है, क्रांतिकारियों की धरती है, तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि अब नया मिलेगा, और कोल्हान विश्वविद्यालय कुछ दिन के बाद आप लोग सबका सहयोग मिलेगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि क्रांतिकारियों की धरती पर स्थापित कोल्हान विश्वविद्यालय में क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। सोनू जी ने भी काफ़ी कुछ बताया, प्राचार्य डॉक्टर राजीव कुमार ने छात्रों की समस्याओं को रखा कि बच्चों को मैंने अगर कोऑपरेटिव कॉलेज जाना हो तो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ेगा, और डॉक्टर राजेंद्र भारती जी ने भी विश्वविद्यालय की ओर से बताया कि सुधार के क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो इन सभी को मिलाकर के कुल बने ये माना जा सकता है कि कोल्हान विश्वविद्यालय में आने वाले दिनों में कुछ परिवर्तन दिखेगा, कुछ सुधार आएंगे। वर्कर्स कॉलेज में भी संभावना है कि आर्ट्स और साइंस की फिर से पढ़ाई शुरू होगी, उसमें एडमिशन शुरू हो सकते हैं। हालांकि इस पर इन्होंने अभी फिलहाल कोई दावा नहीं किया है। कुल मिलाकर विश्वविद्यालय में सुधार की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं कुछ दूसरे विषयों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।